चलो लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पहले आप ये समझो कि अगर कोई कैपेसिटर है उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी की वोल्टेज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज हो सकता है वो C इंटू V हो सकता है। बैटरी जो वर्क डन करेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें पूछा जा सकता है, बैटरी जो वर्क डन करेगा वो होता है C इंटू वी का स्क्वायर, या फिर इसी को Q इंटू वी कहते हैं, या फिर इसी को Q स्क्वायर बाय C कहते हैं। जो एनर्जी स्टोर्ड होने वाला है किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर में, या लॉस होने वाला है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होने वाली है और वो 50% होती है, और ये होता है हाफ CV स्क्वायर या फिर Q इंटू वी बाई 2 या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो वो Q बाय C हो जाता है, उस वक्त का चार्ज उस कैपेसिटर पे बाय उसकी कैपेसिटेंस, ये हो जाती है वोल्टेज। जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम पैरेलल में जाते हैं तो हमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ती है। मान लो यहां आया Q1 और इधर दिया Q2, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है चार्ज पैरेलल में? तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज सेम मतलब चार्ज इनटू कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम। हेलो सर, अटक गिरी थी, इधर से क्यों नहीं आते? अटक तो रोज गिरी रहती है। तो ये वोल्टेज होगा Q1 C1, ये हो जाएगा Q2 C2। जब दोनों को बराबर करेंगे तो समझ में आएगा कि चार्ज का जो रेशियो होने वाला है वो वही होने वाला है जो कैपेसिटेंस का रेशियो होने वाला है। मतलब जहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ कैपेसिटेंस कम होंगे वहाँ चार्ज कम होंगे। तो इन द रेशियो ऑफ Q1 और Q2 जो है वो C1 बाई C2 के रेशियो होगा। यहाँ तक की बात बराबर है। अब जब कहीं पर भी आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ से आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया वहाँ से जितनी भी ब्रांच निकल रही है और फाइनली वो सब ब्रांच जिस जगह में एक पॉइंट पे मिल रही है, ये 2 पॉइंट पहले सर्किट में आइडेंटिफाई करना, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि कई बार बहुत सारे बीच में अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे और आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपसे गलत हो जाएगा। मतलब बीच में कोई ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए। अब इस सवाल को मैं डायरेक्ट यहाँ से बनाना चालू करता हूँ। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, सब ध्यान से देखना अच्छे से। एक बैटरी है हमारे पास, हमने इधर कैपेसिटर लगाए, इधर भी कैपेसिटर लगाए, इधर भी कैपेसिटर लगाए। यहाँ भी कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर ऐसे लगाया, मैंने यहाँ कैपेसिटर लगाया, और कुछ लगा ले। ये हमारे पास सर्किट है। एक ही साथ में एकदम जो अच्छा हो सकता है वही कर रहा हूँ। कैपेसिटेंस की वैल्यू भी लिख लेते। 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड। नाइन माइक्रोफराड, यहाँ भी 9 माइक्रोफराड, या फिर 5.5 माइक्रोफराड।
4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। $15 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, और ये 12 माइक्रोफैराड, और ये 10 वोल्ट। बोला गया सभी कैपेसिटेंस में एनर्जी बताना है, सभी कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज बताना है, सभी कैपेसिटेंस को होने वाला चार्ज बताना है। तो पहली स्टेप क्या है, अगर आपको एकदम नए हैं, मतलब चीज़ें पहले से एकदम परफेक्शन से नहीं आती, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जो बैटरी दिख रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट को पकड़ लो। इस पॉइंट का नाम मान लो ए लिख दो, इस पॉइंट का नाम बी लिख दो। बाकी जो पॉइंट दिख रहा है उस सब के भी कुछ कुछ नाम लिख दो। मान लो इसका नाम मैं ओ लिख देता हूँ, ये पॉइंट सेम है, इसका नाम पी लिख देता हूँ, इसका नाम एम लिख देता हूँ, इसका नाम एन लिख देता हूँ। ऐसा जो जो पॉइंट हो सकते हैं उसका नामकरण मैंने कर दिया। अब इस सर्किट को रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करना है, पॉइंट ए से अपन को एक कैपेसिटर निकला 12 वोल्ट का, माइक्रोफैराड का, ये पहुंच गया पॉइंट ओ पे। ओ पे पहुंचने के बाद 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ते एम पे पहुंच रहा 15 माइक्रोफैराड का, एक रास्ते एम पे पहुंच रहा है 15 माइक्रोफैराड का। बाकी के जो 2 रास्ते हैं वो पैरेलल है, जिसमें 4 और 6 है। तो यहीं से मैं पहले एक रास्ते निकाल लेता हूं, उसी को 2 रास्ते में बांट देता हूं, और ये दोनों मिल गया कौन से पॉइंट पे, तो पी पॉइंट। एक है 4 माइक्रोफैराड, एक है 6 माइक्रोफैराड। अब पी पॉइंट से 2 रास्ते और निकल रहा है, एक डायरेक्ट एम को जाके मिल रहा है। एम को थोड़ा और आगे लेके चले जाते हैं। पी से एक रास्ता निकल रहा है और वो एम को मिल रहा है, और यह है 5.5 माइक्रोफैराड। फिर जो दूसरा रास्ता निकल रहा है उसमें भी 2 रास्ते, जो दूसरा रास्ता यहाँ से निकाले हमने, यहीं से थोड़ा आगे से निकाल लो, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा आगे से भी निकाल। थोड़ा आगे से इसलिए निकाले ताकि ये दोनों चार्ज को यहाँ कॉमन कर लेंगे हम। वापस यहाँ से एक रास्ता निकाले जो कि आगे चल के 2 रास्ते में मिला, जो कि एन में पहुंचा। मतलब आगे चल करके 2 रास्ते, एक में एक कैपेसिटर है और एक में 2 कैपेसिटर है। ये पहुंच गया एन पॉइंट में। जो एक में एक कैपेसिटर है वो 6 माइक्रोफैराड का, और जिसमें 2 है उसमें भी 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अब एन से एम के बीच में 9, इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। एन से एम के बीच में 9 माइक्रोफैराड। अब एम से बी के तरफ पहुंच गए और 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ऐसा एक सर्किट हमने बना लिया सिंपल करके। अब आप देख लो बराबर है क्या। सबसे पहले सर्किट को रीअरेंज करना। जब एक बार रीअरेंज हो जाए तो सॉल्यूशन करने का तरीका है कि पहले जो ए और बी है उसके बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो या तो आप यहीं से सी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो या फिर इस सर्किट से सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। तो देखो ये 6 और 6 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 3, ये 3 और ये 6 पैरेलल हो जाएगा 9, ये 9 और 9 सीरीज में तो हो जाएगा 4.5। तो ऊपर में 4.5 और नीचे में 5.5, दोनों पैरेलल है तो 4.5 प्लस 5.5 10 हो गया। मतलब इसको ध्यान रख लो कि ये पूरा का पूरा 10 है। इधर 4 और 6 पैरेलल है तो ये भी कितना हो गया, तो ये 10 और ये वाला 10 दोनों सीरीज हो जाएगा, तो 10 और 10 का 5 हो जाएगा। तो ऊपर वाले पूरी ब्रांच में 5 है
और नीचे 15 है, तो 5 और 15 आपस में पैरेलल, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 15 ये 20 होगा। मतलब आपको सिंपल समझ में आया कि पहले 12 है, ये बीच में सॉल्व करके 20 आ गया, और उसके बाद आखिरी में 5 दिख रहे हैं। आप अगर ये 20 और 5 को सॉल्व करेंगे तो 20 × 5 / 20 + 5 4 हो जाएगा। सीरीज में है 4 हो जाएगा। 20 × 5 100 / 20 + 5 25, 100 / 25 4 हो गया। अब ये 4 और 12 सीरीज में होगा, उसको सॉल्व करोगे तो 4 × 12 / 4 + 12 ये 3 हो जाएगा। मतलब जो C इक्विवेलेंट है वो हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है। सभी लोग एक बार वापस से चेक कर लो, C इक्विवेलेंट बराबर सबको निकला क्या, ये चेक कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक ऐसा चीज है, एक सवाल जिसको समझ में आ जाए, मतलब कॉन्सेप्ट कभी भूलने वाली बात नहीं होती। फिर आप 25 बनाओ तब भी वही बात है, 100 बना लो तब भी वही बात है, या सवाल नहीं बनाओ तब भी वही बात है। बस एक समझ में आनी चाहिए। एक समझ में नहीं आए तो 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपसे गलत होना ही होना है। बरोबर है? ठीक है। दूसरा स्टेप है, जब C इक्विवेलेंट आ जाए तो सेकेंड स्टेप है टोटल चार्ज जो A और B के बीच में निकलेगा वो। तो ये होता है C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट है 3 और वोल्टेज है 10 माइक्रो है, तो ये माइक्रो कूलम होने वाला है। मतलब 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से अगर टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी लॉस, वर्क डन वगैरह पूछा तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते टोटल वर्क डन बाय बैटरी। तो Q × V होता है, Q है 30 और V है 10, ये हो जाना है 300 माइक्रो जूल। इसमें से 50% लॉस हो जाएगा, तो टोटल स्टोर्ड कितना होने वाला था? आधा स्टोर्ड हो जाएगा 150 माइक्रो जूल। लॉस कितना हो जाना है? तो आधा लॉस हो जाना है 150 माइक्रो जूल। अगर ये इतनी ही सवाल पूछा है तो फिर बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर सवाल में आपको ये सीखना चाह रहे हैं, हर इंडिविजुअल में एनर्जी निकालना है, हर इंडिविजुअल के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, हर इंडिविजुअल पे चार्ज निकालना है। तो उसके लिए अब जैसे ये चार्ज आया Q, उसे यहाँ लिखना है कि यहाँ से जो निकला वो 30 माइक्रो कूलम निकला। अब ध्यान देना, जब यहाँ आएगा तो देखो यहाँ दो रास्ते। मैंने वैसा सर्किट क्यों बनाया, उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के बाद भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये 4, 6 और 15 को ध्यान में रखते चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, पर 4, 6 और 15 का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, पर 4, 6 और 15 का आखिरी पॉइंट सेम नहीं है। मतलब हम चार्ज तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम हो जाए, तभी पैरेलल माना जाएगा। तो अगर आप इस सर्किट में ध्यान मतलब ऐसे बनाओगे कि 4 और 6 में और 15 ये तीनों O पॉइंट से निकल रहे हैं, तो तीनों में Q1, Q2, Q3 बांट देना है कैपेसिटर के रेशियो में, तो गलत हो जाना है, क्योंकि O जाके M पे मिलता है लेकिन ये दोनों रास्ते P पे जाके मिलता है। तो पूरा आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि O से M के बीच में एक ब्रांच है और ये बाकी सॉल्व करके एक ब्रांच है, तब आप डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ऐसा आप सोच पाए इसलिए हमने वो डायग्राम बनाया। बस उस डायग्राम का यही इंपॉर्टेंस है और कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ताकि इस प्रकार का मिस्टेक अपन से ना। तब ये O पॉइंट से दो रास्ते निकला जो फाइनली M पे जाके मिलना है। अब इस रास्ते में तो 15 है, ये रास्ते का अभी सॉल्व किए, भूल गए तो एक बार फिर से सॉल्व कर लो। ये 6, 6 का 3, 3, 6 का 9, 9 और 9 4.5 और 5.5 पैरेलल 10, और ये 6, 4 फिर 10 और 10 सीरीज में, तो कितना हो गया 5। तो इधर 15 उधर 5, ठीक है। तो रेशियो बांटना है 5 और 15 में। तो जैसा कैपेसिटेंस का रेशियो वैसा ही चार्ज का रेशियो 5 और 15, तो 1:3 यही होगा ना। 5/15 अगर करना हो तो रेशियो कितना होने वाला है 1/3। मतलब आप कैपेसिटर को मतलब चार्ज को 4 हिस्से में बांटो, एक हिस्सा इधर देना है और 3 हिस्सा इधर देना है, यही मतलब हुआ। तो ये जो 30 माइक्रो कूलम है उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 30 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ 7.5, जिसमें से एक हिस्सा इधर देना, मतलब इधर जो चार्ज जाना है वो कितना जाना है 7.5 माइक्रो कूलम, और इधर जो चार्ज जाना है 3 हिस्सा, उसका ट्रिपल, मतलब कितना होने वाला है 22.5
5 माइक्रो कूलम। इतनी बात बराबर है क्या? पीछे सभी को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बताओ तो? ठीक है, हमने इतना बांट दिया। अब वो 7.5 माइक्रोकूलम 7.5 माइक्रोकूलम जब यहां पहुंचाते, यहां दो रास्ते और हैं। ये दोनों रास्ते ऐसा है कि यहां से निकल रहा है और यहां मिल रहा है, तो ये दोनों में सीधा सीधा बांट देंगे 4 और 6 में ये चार्ज को, 7.5 को। 4 और 6 का रेशियो जब निकालोगे, 4 और 6 का रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? 2/3, मतलब 5 हिस्से में बांटना है। 7.5 को 5 हिस्से में बांटना है, जिसमें से 2 हिस्सा ऊपर देना है और 3 हिस्सा नीचे देना है। गुड मॉर्निंग। आंख निकाल लेंगे, सोते रहना फिर। 4/6 रेशियो कितना हो गया? 2/3। तो 2 + 3 मतलब 5 हिस्से में बांटना है। तो बताओ 7.5 को 5 हिस्से में बांटना है, 7.5 को 5 हिस्से में बांटना मतलब 5x करना है। तो x की वैल्यू कितनी होनी है? 1.5 होनी है, जिससे इसको डिवाइड करेंगे 1.5 होनी है। तो 1.5 होनी है, ऊपर में 2 हिस्सा देना है, तो 1.5 × 2 3 माइक्रोकूलम यहाँ जाएगा। फिर यहाँ 3 हिस्सा 1.5 × 3 यहाँ 4.5 माइक्रोकूलम आना है। दोनों मिलके वापस से इस जगह में मिल जाएगा और 7.5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब वो 7.5 माइक्रोकूलम को फिर से 2 हिस्से में बांटने, इधर 5.5 है, उधर सॉल्व करके देख लेते हैं फिर से। 6 और 6 का 3, 3 और 6 का 9 और 9, मतलब ऊपर में 4.5 है, नीचे में 5.5 है। जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या रेशियो होगा? 5 से कैंसिल कर दूं, ऊपर में 9 नीचे में 11, बराबर 9/11 का रेशियो है। मतलब 7.5 को 20 हिस्सों में बांटना है। 9 + 11 20y मान लो। इससे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5/20, बराबर। डेसिमल उड़ा देंगे तो 200 हो जाएंगे। 75/200 कितना हो जाएगा ये बताओ? ऐसे 25 से सॉल्व कर दो। 25 25 3 जा 25 8 जा, मतलब y की वैल्यू हो गई 3/8, जिसमें से 9 हिस्से ऊपर देने, 11 हिस्से नीचे देने। तो 9 × 3 कितना हो गया? 9 पार्ट्स इसका ऊपर देना है, मतलब इस y को 9 से मल्टीप्लाई करो। बताओ 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 27, मतलब इस हिस्से में देना है 27/8 माइक्रोकूलम, और इसको देना है 11 टाइम्स, 11 हिस्से। 11 3 जा 33/8। इसको जो चार्ज दिया वो हो गया 33/8 माइक्रोकूलम। जो लोग एकदम नए हैं वो अभी तक की बातें एक बार फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, समझ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमको दूसरा सवाल और करना पड़े। हो गया? कितने लोगों को समझ गया अभी तक की बातें? बढ़िया। अब देखो ये 27/8 है हमारे पास चार्ज, इसको 2 हिस्से में और बांटने, ऊपर में 6 और नीचे में 3। ये 6 और 6 का 3 हो जाएगा ना, तो ऊपर में 6 और नीचे में 3, 3/6/3 कितना हो जाएगा रेशियो? 6/3 मतलब 2/1, मतलब 3 हिस्से में बांटना है हमको। अब y यूज कर चुके तो इसे मैं z लिख देता हूँ, सॉरी 3z ना, 3 हिस्से में बांटना 3z। तो बताओ z की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 9/8। अब ये 9/8 हो गया, जिसमें से 2 हिस्से ऊपर देने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 18 अब कैंसिल करके भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। 18/8 लिख देता हूं मैं फिलहाल, 18/8 माइक्रोकूलम, और इधर एक हिस्से देने, एक हिस्से मतलब 9/8 माइक्रोकूलम। अब दोनों वापस मिल करके यहाँ पर हो जाएगा फिर से 27/8 माइक्रोकूलम। ये 27/8, ये 33/8 और ये 22.5, तीनों मिल करके फिर से यहाँ चार्ज टोटल कितना हो जाएगा जो वहां से निकला था? कितना निकला था? 30 माइक्रोकूलम।
हर इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज आ गया। अब जब चार्ज आ गया तो वोल्टेज लिखना है। एक का किसी का मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो कि मुझे इस सवाल में इसके ऊपर का वोल्टेज और इसमें स्टोर्ड एनर्जी लिखना है, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। देखो ये वाला 6 कैपेसिटर जहां पर है, 2 कैपेसिटर, उसके ऊपर चार्ज कितना है? 9/8 माइक्रो कूलम चार्ज है। तो उसके क्रॉस वोल्टेज अगर लिखने की बारी आ जाएगी तो क्या आ जाएगी? वोल्टेज Q/C होने वाला है। तो Q है उसका 9/8 और उसकी कैपेसिटेंस है 6, तो हो जाएगा 9/6 × 8। देखना 3 3 जा 2 3 जा, तो हो जाएगा 3/8 2 जा 16 वोल्ट। अब उसमें एनर्जी कितना होगा स्टोर्ड? अगर हमको एनर्जी स्टोर्ड लिखना पड़े तो हाफ CV², हाफ उसकी C मतलब 6 माइक्रोफैराड, V मतलब 3/16 का स्क्वायर, इतना माइक्रोजूल। डायरेक्ट माइक्रोजूल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस कैपेसिटर का माइक्रो वर्ड यहाँ आना है, तो इसलिए हो जाएगा माइक्रोजूल। अब इसको सॉल्व करके जो भी अपन कह सकते हैं, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/16 का स्क्वायर 256, मतलब 27/256 माइक्रोजूल एनर्जी इसमें हो गया। इसी तरीके से इसमें भी वही हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम कैपेसिटेंस है, दोनों में सेम हो जाएगा, सेम डेटा। फिर अगर मान लो इसमें निकालना है तो इसका चार्ज के हिसाब से बाकी सब बातें लिखेंगे, इसमें निकालना है तो इसके चार्ज के हिसाब से बाकी सब लिखेंगे, इसमें निकालना है तो इसके चार्ज के हिसाब से बाकी सब लिखेंगे, इसमें निकालना है तो इस पे रहने वाले चार्ज के हिसाब से बाकी सब लिखेंगे। जिस पे भी निकालना है उसके अक्रॉस हम चार्ज के अकॉर्डिंग बाकी सब बातें लिख सकते हैं, पर लिखने का प्रोसेस सेम इसी तरीके से होगा। चलो आप लिख डालो। अब एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ ड्रॉ करके रख देता हूँ, जिनका वो हो जाए फिर वो इस पे अपना खुद की IQ को अप्लाई करके देखना। जब वो बन जाए तो ये सॉल्व करना कि मैं करूं, मैं सॉल्व करूं कि आपको समय चाहिए? बोलते ही कोई बात नहीं। पहला काम है C इक्विवेलेंट फाइंड करना। ये तीनों पैरेलल में है। पहले तो मैं नामकरण कर लेता हूँ, ये A, ये B, ये पॉइंट O, ये भी O ही हो गया, ये पॉइंट P। A से O पे पहुँच गया 20 माइक्रोफैराड लेकर के। O से 3 रास्ते निकला जो P पे पहुँच गया। फिर P से 10 11 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। पहले जब C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तीनों पैरेलल में 11 और 6 और 3 20 हो गए। 20 20 10 10 10 5 माइक्रोफैराड हो गया। तो चार्ज जो होगा 5 × 20 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो कूलम हो गया। वर्क डन बाय बैटरी Q × V, 100 × 20 2000 माइक्रो जूल हो गया, जिसका लॉस हो गया 1000 माइक्रो जूल।
स्टोर्ड हो गया 1000 माइक्रोजूल। यहाँ जो चार्ज आया वो आया 100 माइक्रोकूलम। 3 रास्ते में बटेगा, तो जैसा कैपेसिटेंस है वैसा ही आपको रेशियो में बांट देना है। तो कैपेसिटेंस का रेशियो 11 × 6 × 3, तो उसी रेशियो में बांट देना है। 11x + 6x + 3x की वैल्यू 100, ऐसा। ये हो गया 20x की वैल्यू 100, इससे x की वैल्यू हो गई 5 माइक्रोकूलम। इसमें 11 मतलब 55 माइक्रोकूलम, इसमें 6 × 5 30 माइक्रोकूलम, इसमें 3 × 5 15 माइक्रोकूलम। दोनों मिल के वापस यहाँ हो गया 100 माइक्रोकूलम। इसके क्रॉस वोल्टेज एनर्जी वगैरह लिखना है तो वोल्टेज हो जाएगा चार्ज 100/20, माइक्रो बाय माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 5 वोल्ट हो गया इसका वोल्टेज। इसमें एनर्जी स्टोर्ड लिखनी है तो हाफ C हो गया 20 × V², मतलब 5 का स्क्वायर, इतना माइक्रोजूल। ये हो गया 10 25 10 250 माइक्रोजूल। किसी और के क्रॉस मान लो कि इसके क्रॉस बात कर लो, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 15/3, 5 वोल्ट। इस पर एनर्जी हो जाएगा हाफ C × 5 का स्क्वायर, इतना माइक्रोजूल, तो हो जाएगा 75/2 माइक्रोजूल। किसी और के क्रॉस निकालना है, इस पर वोल्टेज हो जाएगा 100/10, 10 वोल्ट। इस पर एनर्जी हो जाएगी हाफ C का मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100, 500 माइक्रोजूल। इस प्रकार से जिसका भी निकालना है निकाल सकते हैं। एक और सवाल दे रहे हैं, आप उसे ट्राई कर लीजिए। कोशिश करें कि पूरा अच्छे से बने, सही बने और हर बात आपको समझ में आ जाए। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल आते आते परफेक्शन आना चाहिए आपके अंदर। इसका C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे 2 माइक्रोफैराड आएगा। चार्ज जो होगी 40 माइक्रोकूलम होगा। वर्क डन बाय बैटरी 800 माइक्रोजूल हो जाएगा।
लॉस 400 माइक्रोजूल, स्टोर्ड 400 माइक्रोजूल। पॉइंट का नाम कर देंगे, इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम बी कर देंगे, इसका नाम ओ कर दिए, इसका नाम पी कर दिए, इसका नाम एम कर दिए। ड्रॉ करेंगे। ए से लेकर के एम तक दो कैपेसिटर हैं, ए से लेकर के एम तक दो कैपेसिटर हैं, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड का। एम से एक रास्ते ओ पे लेके गए, एम से एक रास्ते ओ पे लेके गए और ओ से रास्ते बी पे लेके गए। यहाँ पर है 5 माइक्रोफैराड, ये है 15 माइक्रोफैराड। एम से ही दो रास्ते और निकलेंगे जो पी पे जाएंगे। एम से ही एक रास्ते, उससे दो रास्ते और निकाल लिए जो पी पे पहुंच गए। एक में 8 है और एक में 4 4 के 2। फिर पी से ओ पे चला गया 10 माइक्रोफैराड। ऐसा हो गया सर्किट। यहाँ से ए से जो चार्ज आया यहाँ तक सेम है और वो होने वाला है वही 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। दो रास्ते में बटेंगे। इधर को सॉल्व करेंगे, 4 4 का 2, 2 और 8 का 10, 10 10 का 5। तो ऊपर में आया 5, नीचे में आया 15। तो 5x और 15x ही मान लो। 5x प्लस 15x की वैल्यू 40 है, तो 20x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू 2 हो गई। ऊपर में 5x, तो 5 दूना 10 माइक्रोकूलम इधर आएगा और इधर आएगा 15 दूना 30 माइक्रोकूलम। 10 को दो रास्ते मिलेंगे, फिर दिखेगा 4 4 का 2 और यहाँ 8, 2/8। तो ऊपर में 2 माइक्रोकूलम, नीचे में 8 माइक्रोकूलम, तभी दोनों मिलके 10 हो जाएगा। 8 माइक्रोकूलम, इधर भी 2 माइक्रोकूलम, ये 2 और 8 मिलके वापस 10 माइक्रोकूलम हो गए। ये 30 और 10 मिलके वापस 40 माइक्रोकूलम हो गए। अब आपको जिस पे भी वोल्टेज चाहिए, जिस पे भी एनर्जी चाहिए, सब निकल जाएगी। इस पे वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, इससे वोल्टेज 40/5 8 वोल्ट हो गया, इससे वोल्टेज 30/15 2 वोल्ट हो गई, इससे वोल्टेज 4/2 2 वोल्ट हो गई, इस पे वोल्टेज 4/2 2 वोल्ट हो गई, इस पे वोल्टेज 8/8। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं, आधा वोल्ट होगा ना, 2/4 का 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट। यहाँ 40/12, 20/6 10/3 वोल्ट। यहाँ 40/6 20/3 वोल्ट।